वे बहुत छोटी है, अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। मैंने उससे पूछा था, मगर वो विनोद के साथ शादी के लिए राजी नहीं हुई है। उसने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा। जूली उस वक्त बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। विनोद को बता रही थी उसे अपने ससुराल में देवर के सामने मना करते हुए पहले ही डर महसूस हुआ था। विनोद एकदम गुस्से से खौल उठा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दर्शनी जैसी मामूली लड़की उसे मना करेगी। भला क्या कमी थी उसमें? बाप का आधा बिजनेस पहले ही उसके नाम पर था। दौलत, शोहरत, शकल सूरत बहुत खूबसूरत थी। लोग पलटकर उसे देखने लग जाते थे और दर्शनी जैसी मामूली लड़की के लिए उसने माधवी जैसी हाई फाई क्लास लड़की का रिश्ता ठुकराया था। मगर सामने से उसे साफ मना कर दिया गया था। वह कुछ पल तो सामने बैठी अपनी जूली भाभी को देखता रहा और फिर चुप से उठकर अपने कमरे में चला गया। वह बुरी तरह से बौखला गया था। वह बार बार अपने कमरे का चक्कर काट रहा था। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी दर्शनी ने अपने नखून काट काट कर उंगलियों को पूरा जख्मी कर दिया था। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे लिए अपना रिश्ता भेजे? बेशरम लड़का। लगता है उसका दिल माधवी से भर गया होगा, जभी तो वो अब मेरे ऊपर डोरे डाल रहा है। मैंने पहले ही कहा था मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते। मैं आपसे ही बातें करते हुए बहुत गुस्से में टहल रही थी। विनोद का रिश्ता जूली और उसके ससुर लेकर आए थे तो दादी बिल्कुल चुप थी। उन्होंने दर्शनी से अकेले में बात की थी। वह तो रिश्ता सुनते ही बिल्कुल गुस्से में आ गई थी। दादी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की थी, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आएगा। मगर दर्शनी तो कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। उसे विनोद की शकल सूरत से ही चिढ़ हो गई थी। उंगलियों में दर्द होने लगा। उसने दोनों हाथों में अपना सर गिरा लिया। तभी बेड पर धीरे से उसके मोबाइल की बेल बजी। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। दर्शनी ने कॉल रिसीव की, मोबाइल को कान से लगाया। मैंने सुना है कि तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? दूसरी तरफ से वह थोड़ा ठहरे हुए शब्दों में पूछ रहा था। दर्शनी एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। जी हाँ, बिल्कुल मना किया है। आखिर ऐसा क्या है आप में कि मैं आपसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाऊं? एक धोखेबाज आदमी हो। पहले तो माधवी पर डोरे डाल रहे थे। आप बेशरम हैं। मुझे किसी भी एंगल से आप में ऐसी कोई खूबी नजर नहीं आती कि मैं आपसे शादी करूं। वह बगैर रुके बोलती जा रही थी। दूसरी तरफ वह चुपचाप था। हाँ, अब उसके कानों की लौ तक सुलग उठी थी। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए। उसने कॉल काट दी थी। दर्शनी ने हैरानी से मोबाइल को देखा। अगले ही पल उसके व्हाट्सएप पर दूसरे नंबर से कुछ मैसेज रिसीव हुए थे। दर्शनी ने मैसेज खोला तो जैसे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मोबाइल छूटकर नीचे गिरा था। वह फटी फटी निगाहों से मोबाइल को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सच था। उसकी तस्वीर थी जो बिल्कुल छुप कर ली गई थी। वह तस्वीर जब दर्शनी अपने बाथरूम में नहा रही थी तब खींची गई थी। वह बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी। अब उसका कमजोर कड़ी उसके पास था। वह कांपते हाथों से उसने मोबाइल उठाकर दूर फेंका, जैसे उसे यकीन न आया हो कि जो कुछ उसने देखा था वह सच था या झूठ। मगर वह सच्चाई अब उस तस्वीर में कैद हो चुकी थी। कांपते हाथों से उसने वह तस्वीर डिलीट की। मोबाइल पर दोबारा से विनोद कॉल कर रहा था। दर्शनी का सांस कहीं सीने में ही गुम हो गया था। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की, मोबाइल कान से लगाया। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, लेकिन जिस हाल में मैंने तुम्हें देख चुका हूँ उसके बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। तुम समझ सकती हो ना? अगर ये तस्वीर तुम्हारे पूरे फैमिली ग्रुप में भेज दूँ तो सब लोग तुम्हें देखकर एंजॉय करेंगे। तुम्हें बहुत खराब लगेगा ना? मुझे तुम पसंद आ गई हो और विनोद का दिल जिस पर आ जाए उसे वह हासिल करके ही रहता है। मैं सुबह एक बार फिर भाभी को भेजूंगा। इस बार रिश्ते के लिए मना नहीं होना चाहिए। दो टूक अंदाज में कहते हुए विनोद ने फ़ोन काट दिया, जबकि दर्शनी अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि फ़ोन कान से हटा लेती। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वह डर की निगाहों से सामने दीवार को देखे जा रही थी। दर्शनी अपनी किस्मत का फैसला होते देख रही थी। उसने अपना कहा सच कर दिखाया। अगली सुबह नीचे होने वाले शोर ने उसे डरा दिया। वह नीचे आई तो जूली मिठाई के डब्बों के साथ सामने बैठी थी। उसके जीजा अंकित भी थे और बाजू में उसके होने वाले ससुर थे। दर्शनी को नीचे आते देखकर उन्होंने प्यार से उसे बुलाया। हमने कब कहा कि हम उसे और ज़्यादा पढ़ने नहीं देंगे? विनोद की जिद है। वह एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी करना चाहता है और मैं अपने बेटे की कोई जिद नहीं टालना चाहता। तुम्हारी बेटी को हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जितना चाहे पढ़ सकती है। वहाँ तो रुपए पैसों की भी कोई कमी नहीं और ना ही उसे प्यार करने वाले लोगों की। आप बिना सोचे समझे हाँ कर दीजिए। दादी सामने बैठी उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने एक परेशान निगाह दर्शनी पर डाली, जिसके चेहरे पर कपकपाहट के असर थे।
जी मैं तो हाँ कर दूँ, लेकिन दर्शनी ही नहीं मानती। वह पढ़ना चाहती है, दादी ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन वह पथरीले असर के साथ और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। हाँ आप हाँ कर दे दादी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मैं उनके बेटे से ज़रूर शादी करूँगी। उसने मुड़कर एक काट खाने वाली निगाह सामने बैठे उस आदमी पर डाली थी और उल्टे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई वापस अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। दरवाजे के साथ टेक लगाकर उसका दिल चाहा, वह अब फूट फूट कर रोने लगे। आज इज्जत के साथ उसकी पूरी जिंदगी भी दाव पर लगी हुई थी, जबकि नीचे बैठे विनोद और लोकेश परेशान रह गए थे। अरे बस अब देर किस बात की दादी, अच्छा है ना अपने जीते जी अपने दर्शनी के कर्तव्य से भी मुक्त हो जाएं, और इस घर में मैं हूं तो फिर परेशानी किस बात की है। जूली ने आगे बढ़कर दादी के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने धीरे से सर हिला दिया। हकीकत तो ये थी कि खुद वह अपनी सेहत के तरफ से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उनके अलावा जूली और दर्शनी का कोई था भी नहीं। ना चाहते हुए भी उन्होंने इस बात पर सर हिला दिया, और वे लोग तो जैसे बंजर जमीन पर सरसों उगाने को तैयार बैठे थे। 3 दिन की बाद की शादी की तारीख रख दी गई। लोकेश अपने ऑफिस चले गए थे। यूं भी उनके पास वक्त जरा कम ही होता था, मगर फोन पर उन्होंने विनोद को खबर कर दी थी कि वह जो बेताबी से छत पर टहल रहा था, खबर सुनते ही उछल पड़ा था। उसे पक्का यकीन था कि अब उसकी दुल्हन बनने में एक पल की देरी भी नहीं लगाएगी। मेहंदी और हल्दी के रस्म बीतते ही लाल जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो भी उन्हें देखता वह हैरान रह जाता। इतनी कम उम्र की पत्नी, लेकिन बहुत खूबसूरत। चांद सूरज की जोड़ी बनाई गई थी। भगवान ने दर्शनी के दिन फेर दिए थे। दोनों बहनें एक ही घर में राज करेगी। रिश्तेदारों की बातें दर्शनी के कानों में पड़ रही थी, जहां वह स्टेज पर बैठी फोटो खिंचवा रही थी। एक गुस्से से भरी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैली दिखाई दे रही थी। राज करूंगी या बर्बाद हो जाऊंगी, ये बात तो मैं ही जानती हूँ। एक आंसू उसके गालों से टपक कर नीचे जा गिरा था। उसे अच्छी तरह पता था जो आदमी उसकी इज्जत को हथियार बनाकर उससे शादी कर रहा था, वह भला उसकी इज्जत क्या करता। उसने उसके जिस्म का सौदा किया था, और अपनी इच्छा पूरी होते ही वह उसे किसी टिश्यू पेपर की तरह कचरे में फेंक देगा। विनोद की बेताबियां चरम सीमा पार कर रही थी। वो बस कुछ ही पल बाकी थे जब उसकी निगाह सामने पड़ी। माधवी चलती हुई उसके तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी जख्मी मुस्कुराहट थी। ये है तुम्हारी मोहब्बत। मुझे जी भर कर इस्तेमाल करने के बाद अब तुम इस लड़की से शादी कर रहे हो। दर्शनी, ये तुम्हें भी इस्तेमाल करके फेंक देगा। इस आदमी के नज़दीक लड़कियों की कोई हैसियत नहीं है। तुम्हें तो शायद किसी खास इंतकाम लेने के लिए दुल्हन बना रहा है, वरना तुम तो इस लायक भी नहीं कि उसके बराबर बैठ सको। नफरत से कहती हुई उसने दर्शनी पर एक निगाह डाली, जो धुआं धुआं चेहरे के साथ कभी उसे देखती, कभी विनोद को। विनोद बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए बैठे था। यहाँ से चली जाओ माधवी, क्यों अपना तमाशा बना रही हो। वह गुस्से से मुस्कुराती हुई हील पहनी टकाटक बजाती हुई वहाँ से चली गई थी। विनोद ने जल्दी ही विदाई करवा ली। अब शादी हो चुकी थी। जिस वक्त उसे विनोद की गाड़ी में बिठाया जाने लगा, दर्शनी को यूं लगा जैसे उसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसे अपने साथ बैठे उस आदमी से बहुत डर लग रहा था, आज जिसके बारे में हर कोई तारीफ कर रहा था। मगर वह खुद क्या था। वह जिस निगाहों से उसके हाथ में पकड़े उस मोबाइल को देख रही थी, जिसमें उसने दर्शनी की नंगी तस्वीर खींच कर भेजी थी। घर लाते के साथ उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। वह हैरानी से उस महल जैसे घर को देख रही थी। कोई और होता तो अपनी किस्मत पर नाच करने लग जाता, लेकिन वह आने वाले पल के बारे में सोच सोच कर डर रही थी। विनोद का ख्याल आते ही उसने हाथ से अपने माथे पर लगा टीका नोच कर फेंक दिया था। एक एक करके वह कानों में पहने झुमके भी उतार कर फेंक दिए थे। हाथों की चूड़ियां उतार कर फेंक रही थी। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, आहट सुनते ही वह जहाँ थी वहीं थम कर रह गई थी। कमरे में दाखिल होते विनोद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपना सगुन का दुपट्टा नीचे फेंक दिया था। बाल बिखरे हुए थे, जेवर सारे कमरे में फैला हुआ था। उसकी पीठ विनोद के तरफ थी। धीरे से दरवाज़ा लॉक करते वह धीरे धीरे चलता उसके पास आया। बहुत गुस्सा आ रहा है, जानता हूँ। गुस्सा तो आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे शादी की है। लेकिन बैठो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। उसने उसे कंधों से थामना चाहा, मगर दर्शनी ने उसे एक जोरदार धक्का दिया था। दूर रहो मुझसे, तुम एक बहुत गिरे हुए इंसान हो। मुझे नहीं रहना। मुझे घिन आ रही है आपसे। आपके इस पहाड़ जैसे जिस्म से कौन सी बुराई नहीं है जो आप में नहीं। शराब आप पीते हैं, लड़कियों के साथ गलत संबंध आप रखते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से आपको माधवी के साथ देखा था। दूसरों की मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं।
कौन सी अच्छाई है आपके अंदर जिसे देखकर मैं आपको अपना पति स्वीकार करूं? नफरत है मुझे आपसे। वो बेबसी से रोते हुए जोर जोर चिल्ला रही थी। विनोद ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। चुप हो जाओ दर्शनी, बाहर सब लोग सुनेंगे, उसने धीरे से कहा। लेकिन वह एक बार फिर जोर से चिल्लाई थी। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, अभी और इसी वक्त। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वह एकदम बाहर की तरफ लपकी थी। उसी पल विनोद ने उसे दोनों बाजू से दबोच कर अपने सामने कर लिया था। अब किस लिए अपने आप को बचा रही हो? अब तो शादी हो गई है, अब कहाँ जाओगी? यही तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी बात सुनो, वह उसे कहना चाह रहा था, लेकिन वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उसके चुंगल से निकलने के लिए वह नाकाम कोशिश में जुटी हुई थी, हाथ पांव मार रही थी। और यही बात विनोद के अंदर की आग को और भड़का गया था। वह तो उसे अपनी बीवी बनाकर बहुत खुश था। उसे बताना चाहता था कि उसने दर्शनी की तस्वीर हमेशा के लिए अपने फ़ोन से डिलीट कर दी है और अब वो उसके साथ एक सच्चाई से भरी रिश्तों में रहना चाहता था। लेकिन वह तो उसे और ज़्यादा भड़का रही थी। बस बहुत हो गया तुम्हारा बचपना, अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसे एक झटके से बेड पर पटकते हुए उसने अपनी शेरवानी के बटन को खोले थे। दर्शनी ने डर की निगाहों से विनोद की तरफ देखा। एक पल के लिए वह कांप कर रह गई थी, मगर विनोद फैसला कर चुका था। पलटकर लाइट का स्विच ऑफ करते उसने कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दिया था। प्लीज़ नहीं, मुझे जाने दो। दर्शनी के होठों से कांपती हुई आवाज़ निकल रही थी। आंखों से टूट टूट कर आंसू बहने लगे थे, मगर विनोद की मजबूत पकड़ ने उसे अपने शिकंजे में भर लिया था। अपनी इच्छा पूरी कर चुका था। तड़प तड़प कर रोते हुए उसे माधवी की बातें याद आ रही थी। वह मुझसे अपनी इच्छा के तहत शादी कर लिया था, अब मुझे इस्तेमाल करके रद्दी में फेंक देगा। सख्ती से अपनी आंखें मीचते हुए उसने खुद को आखिरी बार छुड़वाना चाहा, मगर वह बेबस बिस्तर पर पड़ी उसके प्यास बुझाने के काम आ रही थी। सुबह उसकी आंख खुली तो कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे हटे हुए थे, भारी होते सर को थामते बड़ी मुश्किल से उसने उठकर देखा। कमरा खाली था, शायद वह कब का उठकर जा चुका था। एक नफरत भरी ख्याल दर्शनी के जिस्म में जागा था। साथ में रखे हुए घड़ी को उठाकर उसने टाइम देखा। सुबह के 10 बज चुके थे। गहरी सांस लेते हुए वह कंबल हटाकर उठ खड़ी हुई। वह जीत चुका था, अपनी इच्छा पूरी कर चुका था। अब तमाशा करने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार उसने दर्शनी को छोड़ ही देना था। वह चुप्पी से अब उस पल का इंतजार कर रही थी। अब उसे इसी तरह सूली पर लटक कर दिन बिताने थे। उसने गहरी सांस लेते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकाले। आखिरी बार फूट फूट कर रो रही थी। बाकी के दिन अब उसे एक जिंदा लाश बनकर बिताने थे। अरे दर्शनी, आओ, सब लोग नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विनोद तो तुम्हारे बगैर एक निवाला भी नहीं तोड़ेगा। जूली की आवाज़ आई तो वह तौलिया सर पर लपेटे बाहर निकल आई। आप मुझे यहीं कमरे में नाश्ता ला दो, अपनी बहन से कहा। वह उसका सामना एक बार फिर नहीं करना चाहती थी, मगर जूली उसका हाथ थामे बाहर ले आई। अरे ऐसे कैसे? पहले दिन की दुल्हन हो, घर में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम कमरे में नाश्ता मंगवा रही हो। जूली ने उसे ले जाकर विनोद के बराबर में ही बिठा दिया था। वह सुलग कर रह गई थी। विनोद ने जरा सी निगाह उस पर डाली। पछतावे की एक लहर उसके अंदर पैदा हुई थी। शायद मुझे इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वह खुद अपनी हालत से परेशान था। चाय का कप यूं टेबल पर रखे वह उठकर खड़ा हुआ। मुझे जरा अपने दोस्त रवि से काम है, मैं चलता हूँ, उसने कहा तो सभी हैरान हुए। शायद रिसेप्शन की तैयारी उसे देखनी होगी। आखिर उसे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। विनोद के पापा के मोबाइल में मैसेज आया तो सभी नाश्ते में बिजी हो गए थे। वह चुप से जूस का गिलास हाथ में लिए सामने पड़ी प्लेट को घूरने लगी। सभी लोग उसकी आवभगत कर रहे थे, खाने की चीज़ें बार बार उसके सामने रख रहे थे, लेकिन उसका दिल तो मुर्दा हो चुका था। वह इतना तेज ड्राइव करते हुए रवि के घर पहुंचा। कई बार बैल देने के बाद आखिरकार वह उठा। अरे दूल्हा, इतनी सुबह सुबह और चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? अपनी मनपसंद चीज़ हासिल करने के बाद इंसान तो हवाओं में उड़ता है, लेकिन तेरे पैर तो ज़मीन पर टिके हुए भी नहीं लग रहे भाई। क्या बात है? रवि उसे थाम कर अंदर ले गया तो वह जैसे बेजान सा होकर सोफे पर गिर गया। पता नहीं यार, समझ नहीं आता। मैं अपने जिद के बलबूते पर उसे हासिल तो कर लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आखिर मैं क्या चाहता हूँ। उसे पाकर भी मेरा दिल तसल्ली में नहीं। कल रात मैंने उसकी निगाहों में अपने लिए इतनी नफरत देखी, मेरा दिल चाहता है मैं डूब कर मर जाऊं। वह सच ही तो कह रही थी। कौन सी बुराई जो मुझ में नहीं है? जब पापा ने मुझे विदेश भेजा था, वहाँ के आज़ाद हवाओं में बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैंने हर बुराई अपना ली, लड़कियों से दोस्ती की, उनके साथ हर हद पार कर दी, शराब पीना सीख लिया। ये सब मैंने वहीं से तो सीखा है।
और यहाँ आने के बाद भी मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल मामूली जाना। ये तो उस लड़की ने मुझे बताया कि इन सब चीज़ों की लत पर किसी इंसान से नफरत भी की जा सकती है। मेरी दौलत, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा स्टेटस भी कोई चीज़ उसके नज़दीक कीमती नहीं है। अगर मेरे अंदर ये सारी बुराई मौजूद है, शायद मैं सच में बुरा इंसान हूँ। दोनों हाथों में अपने सर को गिराकर वह अजीब सा तड़प कर कह रहा था। रवि ने हैरानी से उसे देखा। वाह, कमाल है यार, तू एक लड़की की बातों में आ गया। तू भगवान का धन्यवाद कर, तेरे पास दौलत है, जायदाद है, जिसकी वजह से तूने उसे हासिल कर लिया। अब साथ रख जब तक दिल चाहता है, उसके बाद चलता करना। इतनी टेंशन किस बात की है? रवि ने शराब का गिलास उसके तरफ बढ़ाया तो विनोद ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। नो थैंक्स, मुझे ये सब नहीं पीना, वह एक झटके से उठते हुए कहा और रवि के घर से निकलता चला आया था। उसे समझ नहीं आ रही थी वह क्या चाहता है। उसे अपना बीता हुआ कल बहुत बुरा लग रहा था या अपना भविष्य, मगर एक बात तो तय थी, उसका दिल रह रहकर दर्शनी के तरफ खिंचा जा रहा था। वह बार बार उसके बारे में सोचने लगा था। उसकी बातें, उसका अंदाज। उससे उम्र में कितनी छोटी थी, लेकिन उसकी बातों ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। क्या सच में मेरे साथ उसकी ज़िंदगी इतनी बेकार थी, जिसमें बुराइयों का पिटारा था, किसी चीज़ की गुंजाइश थी ही नहीं। नई गाड़ी सड़कों पर घुमाते घुमाते समुंदर की तरफ निकल आया था। फ़ोन गाड़ी में ही छोड़कर न जाने कितनी देर तक वह लहरों से खेलता रहा। कई घंटे बीत गए। जब विनोद की रंगत बदलने लगी तो वह गहरी सांस लेता हुआ पलटा। रिसेप्शन का वक्त हो रहा था। अब उसे घर जाना ही चाहिए था। गाड़ी में बैठते उसने मोबाइल उठाया, बुरी तरह से चौंका। घर के हर लोगों के कॉल उसके नंबर पर आई हुई थी। कई मिस कॉल उसके मोबाइल के कतार में थी। मैसेज थे। बेकाबू होकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। कांपते हाथों से उसने पहले मैसेज खोला और उसकी दुनिया ही वीरान हो गई। उसे लगा जैसे आसमान टूटकर उस पर आ गिरा हो। कई मैसेज अंकित का था। पापा की डेथ हो गई है, आज उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। तुम कहाँ हो? तुम्हें कब से कॉल कर रहे हैं, जल्दी घर आ जाओ, हम उनकी बॉडी को लेकर आ रहे हैं। और भी इतने सारे मैसेज थे जो न जाने कितने घंटे पहले से किए गए थे। उसके कई दोस्तों के भी कॉल आई हुई थी। विनोद को अपनी आंखें खुली रखना बड़ा मुश्किल लग गया था। ये कितनी बड़ी सच्चाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। कांपते हाथों से उसने गाड़ी स्टार्ट की, मगर आंसू थे कि बहते चले जा रहे थे। वह अभी तक उस सच को स्वीकार नहीं कर पाया था। अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए घर के दरवाजे पर आ पहुंचा। जैसे ही उसे बुरी खबर की सच्चाई सामने आई, एक तूफान था। घर पर मर्द औरतों का भीड़ था। आज उसकी शादी की पार्टी थी। लोग हैरान थे। घर के अंदर बाहर सब कुछ भरा हुआ था। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। वह लड़खड़ाते कदमों से चला आया, अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले वह अपने भाई अंकित से आकर लिपटा था और फिर न जाने कौन कौन। वह बस अब खाली खाली निगाहों से बाप की लाश को देख रहा था। वह जिसे वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आज वही नहीं था। आज सही मायने में उसे एहसास हो रहा था, खाली हो जाना किसे कहते हैं। कब उसके पिता की लाश को उठाया गया, कब उसने अपने पिता को अग्नि दी, कंधे का सहारा दिया, उन्हें अपने हाथों से अग्नि के हवाले किया। वे बस एक मशीन की तरह सारे कामों को निपटा रहा था, खाली खाली कदमों के साथ चलता हुआ। जिस वक्त घर में दाखिल हुआ, घर में मातम ही फैली हुई थी। कई लोग विदा हो चुके थे, कई लोग मौजूद थे। विनोद का दिल कर रहा था जैसे वह यहाँ से भाग जाए। दीवार के साथ टेक लगाकर वह जमीन पर बैठता चला गया। फूट फूट कर रोते हुए उसने ये भी न देखा कि उसके पास कौन उसे देख रहा है। बाप की मौत पर वो पहली बार रो रहा था। किसी ने उसे ना रोका, हाँ, मगर दूर खड़ी दर्शनी एक नज़र उठाकर उसे जरूर देख रही थी। आज वो पहले वाले विनोद की तरह नहीं दिखा, उससे बिल्कुल अलग दिख रहा था। मगर उसे जरा भी हमदर्दी विनोद के लिए अपने अंदर ना जागी थी। दिन बीतते गए। विनोद ने चुप से अपनी हर पुरानी आदत को अलग कर दिया था। कुछ बाप की मौत का असर था। खुद ब खुद विनोद के बुरे काम छूटते गए। शराब की तरफ तो उसने दोबारा निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। पुरानी सारी दोस्तियां छोड़ चुका था। बिजनेस में पहले से भी ज़्यादा वक्त देने लगा था। कुछ दिनों में ही उसने बाप के बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। रात ढले घर आता तो चुप से अपने कमरे में जाकर लेट जाता, जहाँ दर्शनी उसके कई घंटे पहले गहरी नींद में सो चुकी होती। दोनों के बीच बातचीत न होने के बराबर थी। वक्त बीतता जा रहा था। विनोद को देखकर कोई नहीं कह सकता था ये वही वाला विनोद है। उसके नज़दीक जिंदगी बस एक मजाक थी, मगर वह अंदर से खाली हो चुका था। खुद को आईने में देखता तो उसे यूं लगता जैसे वह दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। मुझे उसे आज़ाद कर देना चाहिए। अपने ऑफिस में बैठते हुए उसने सोचा। डिवोर्स के कागज़ तैयार करवा चुका था, बस साइन करने की देरी थी। उस दिन वह जरा जल्दी ही घर पर वापस आ गया।
घर में नौकरानी से पूछा तो बोली सिर्फ दर्शनी है अपने कमरे में, बाकी सब लोग एक बर्थडे पार्टी में गए हैं। आपको भी फ़ोन किया गया था मगर आपने फ़ोन नहीं उठाया। नौकरानी के खबर देने पर वह कुछ पल तक सोचता रहा। आज इस किस्से को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। उसे एक नापसंद आदमी के चुंगल से आज़ाद करा दूंगा। डिवोर्स के कागज़ हाथ में थामे वह कमरे तक चला आया। धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वह खिड़की के पास खड़ी थी। लंबे लंबे बाल पीठ पर बखेरे हुए थे और वह किसी गहरी सोच में गुम थी। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ। यह हकीकत है। जब तुमने मुझे आईना दिखाया उस वक्त मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मुझे अपनी ज़िंदगी, अपने दोस्त और अपने दोस्तों में कई बुराई नज़र आई थी, लेकिन पापा की मृत्यु के बाद मुझे वह सब कुछ बुरा लगने लगा। अपने पाप नज़र आने लगे। तब मैंने फैसला किया कि मैं बदल जाऊंगा। लेकिन क्या फ़ायदा, बदल कर भी मैं तुम्हारे पसंद तक नहीं आ सकता। इसलिए मैंने तुम्हें आज़ाद करने का फ़ैसला किया है। ये डिवोर्स के कागज़ हैं, मैंने अभी तक साइन नहीं किए हैं। अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो बता दो, फिर मैं साइन कर देता हूँ। उसने जैसे बगैर रुके अपनी बात पूरी कर दी थी। दर्शनी ने मुड़कर उसे देखा। सफ़ेद चेहरा मुरझाया हुआ था। वह खुद उसकी कुछ निशानियाँ बदलती हुई देख रही थी। कितना आसान है आपके नज़दीक किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना और फिर उसे निकाल कर बाहर करना। कभी मुझसे पूछा है कि मेरी इच्छा क्या है? पहले ज़बरदस्ती मुझसे शादी की और अब मुझे छोड़ देना चाहते हो, इसका क्या? उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। विनोद बड़ी आश्चर्य से उसे देख रहा था। एकदम उसको एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखें हैरानी के मारे फैल गई। क्या मतलब? वह बड़ी बेकाबू होकर कदम कदम चलकर उसके पास आया था। वह हल्का सा मुस्कुरा दी। ये शायद एक मौका है मेरे लिए आपके इस रिश्ते को समझने का और उसे मजबूत बनाने का। मैं माँ बनने वाली हूँ, उसने धीरे से कहा था। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। शायद उसने उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। विनोद का जी चाहा उसे जोर से अपनी बाहों में भींच ले। जिस दिन मैंने आपके पापा के मौत पर आपको फूट फूट कर रोते हुए देखा था, उस दिन मुझे अंदाजा हुआ था फिलहाल मजबूत और लापरवाह नजर आने वाले उस मर्द के अंदर एक एहसास भरा दिल भी है। दिन बीतते जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आप वह सब कुछ छोड़ चुके हैं जिनसे मुझे नफरत थी। अब आप एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी से क्यों जाने दूंगी, वो मुस्कुराते हुए कहे जा रही थी। विनोद को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर उसे यकीन करना था। भगवान ने उसे एक बार फिर जिंदगी की तरफ भेजना था। इस बार तो उसमें उनका बच्चा भी शामिल था। वह मुस्कुराते हुए दर्शनी का हाथ थामे उसे बिस्तर पर ले गया। उसे बस एक फूल की तरह चूमता रहा। वह भी उसके इस तरह प्यार पर महक उठी थी। कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। आने वाली जिंदगी उन दोनों के लिए बहुत हसीन बन गई थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया। जूली भी एक बेटी की माँ बन गई थी। उनका घर खुशियों से भर उठा था। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।